हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग डेली बेसिस पे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करके डिटेल डिस्कस करते हैं। अभी आप लोग इस इमेज में देख रहे होंगे, एक जो है ईगल का इमेज है, ये बाल्ड ईगल है। तो देखेंगे कि ये बाल्ड ईगल को जो से रिलेटेड जो है क्या न्यूज बना है। इसको यूएसए ने नेशनल बर्ड का दर्जा दिया है। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के डेट में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है इसमें है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव बीन अवार्डेड फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 17, यानी कि टोटल 17 बच्चों को ये बाल पुरस्कार दिया गया है। ये बाल पुरस्कार जो है डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, मोर स्पेसिफिक 7 कैटेगरीज में, उनके एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग बाल पुरस्कार से रिलेटेड देख लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 26 दिसंबर 2024 को दिया गया है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को ये पुरस्कार दिया है, जो हमारी राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपति हैं, नॉट राष्ट्रपिता, सॉरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है दी है। किस किस सेक्टर में दिया गया है? तो टोटल 7 सेक्टर में दिया जाता है एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए, जिसमें से कौन कौन सा है? आर्ट है, कल्चर है, साइंस है, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये टोटल 8 जो कैटेगरीज है, सॉरी 7 कैटेगरीज जो है, आर्ट, कल्चर, साइंस, इनोवेशन, स्पोर्ट, सोशल सर्विस एंड इन्वायरमेंट, ये तो 8 हो गया, लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर एक ही में आएगा। तो ओवरऑल 7 कैटेगरीज टोटल बनता है। तो 7 कैटेगरीज में आप देख सकते हैं 17 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सम्मान जो है दिया गया है। और कौन दिया है इसको? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, इससे हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेटिंग द पैशन, प्रिजर्वेंस एंड पोटेंशियल ऑफ आवर यंग हीरोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। टोटल 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। टोटल 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। कौन कौन सा कैटेगरीज है वो भी देख लिए। और किसने दिया है? तो राष्ट्रपति जी यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने ये बाल पुरस्कार से सब बच्चों को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली मेड द बाल्ड ईगल एज द नेशनल बर्ड ऑफ द कंट्री? हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पे देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया है? तो जैसा कि हम लोगों ने अपने इस थंबनेल में भी इसको देखा था, तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। बाल्ड ईगल जो है ऑफिशियली नेशनल बर्ड हो गया है। कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट का। थोड़ा सा बाल्ड ईगल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका यूएससीएन आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड उसका जो लाइक हैबिटेट है, हिस्ट्री है, फीचर्स वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, जो बाल्ड ईगल है 1782 से ही यूनाइटेड स्टेट का ये जो है नेशनल एम्ब्लेम है, एज ए स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ नेटिव अमेरिकन। ठीक है, फीचर्स क्या है? लार्ज प्रीडेटरी रैप्टर्स विथ ब्राउन बॉडी, ये आप देख सकते हैं, एंड विंग्स, व्हाइट हेड होता है, एंड टेल भी व्हाइट होता है, एंड हुक्ड येलो बीक, येलो फीट विथ शार्प ब्लैक टैलेंस। आप देख सकते हैं येलो जो है दोनों है, बीक और यू कैन से कि फीट। ये जो है
2.5 से 3 फीट तक, यानी कि 0.7 से 0.9 मीटर तक का होता है। और इसका जो विंग स्पेन है वो 6.5 फीट यानी कि 2 मीटर के आसपास होता है। फीमेल बाल्ड ईगल्स आर लार्जर देन मेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट बन सकता है। तो जैसे हम लोग देखे थे किसमें, वेल, हाँ वेल के केस में, नहीं सॉरी डॉल्फिन के केस में, डॉल्फिन के केस में कि जो फीमेल डॉल्फिन है वो बड़ी होती है मेल डॉल्फिन से, उसी तरह यहाँ भी फीमेल बाल्ड ईगल जो है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेन बाल्ड ईगल। ठीक है। फूड हैबिटेट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं दीज बर्ड्स आर अपॉर्चुनिस्टिक प्रीडेटर्स। ठीक है, दे फीड ऑन फिश, स्मॉल बर्ड्स एंड रोडेंट्स। बाल्ड ईगल्स आर ऑल्सो स्कैवेंजर्स दैट विल फीड ऑन कैरियन। ठीक है, स्कैवेंजर्स भी है और ये जो इनका जो मेन फूजन है और जो मेन डिपेंडेंसी है वो फिश और स्मॉल बर्ड्स बर्ड्स पे है। हैबिटेट्स की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन बर्ड्स है, देयर रेंज एक्सटेंडेड फ्रॉम मेक्सिको बॉर्डर थ्रू द यूएसए एंड कनाडा, यानी कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक। द बर्ड्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलस इन अलास्का, जो अलास्का वाला पार्ट है ऊपर में जो है कोल्ड रीजन, तो ये जो बर्ड है वहां की अलास्का में ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। लाइफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो बाल्ड ईगल आर सोलिटरी बट monogamous animal. Although they spend winter and like migration alone, bald eagle maintain the same breeding pair year after year. ठीक है, मोनोगेमस एनिमल है। उसके बाद मेन जो है ये है, बाकी सब तो स्टोरी हो गया, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि स्टेटमेंट कहीं से बन सकता है, अगर आप यूपीएससी का रिसेंट का अगर ट्रेंड देखें तो ऐसे ही ऑप्शन बना दे रहा है 3 से 4 ऑप्शन, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट दे दे रहा है कि कौन कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो अगर आप एक भी ऑप्शन अगर आपको नहीं पता है तो आप उस केस में गलत ही करेंगे, क्योंकि पेयर वाइज ऑप्शन बनाया दे रहा है कि ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, ओनली 3 पेयर आर करेक्ट। सो इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट ना, देन यू विल लाइक नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो बाल्ड ईगल जो है वो प्रीवियसली लिस्टेड था किसमें, इंडेंजर्ड स्पेसीज में, लेकिन जो इसकी रिकवरी पे जो इफर्ट्स लगाया गया तो उसके बाद इसका जो है आईयूसीएन स्टेटस लिस्ट कंसर्न का हो गया, यानी कि अब चिंताजनक स्थिति नहीं है। और यू कैन से कि इनका जो नंबर्स है बाल्ड ईगल का वो सफिशियंट है। तो इस तरह से आप बाल्ड ईगल से रिलेटेड 2 चीज ध्यान में रख सकते हैं, एक तो ये कि यूएसए का नेशनल बर्ड बना है, दूसरा इसका जो आईयूसीएन स्टेटस एट प्रेजेंट है वो है लिस्ट कंसर्न। ठीक है। एक पॉइंट ये कि फीमेल बाल्ड ईगल्स जो है लार्जर होती है एज कम्पेयर टू मेल बाल्ड ईगल्स, बस इतना सफिशियंट होगा मेरे हिसाब से। बाकी जो मेन हैबिटेट है वो ऑलरेडी पता है कि अमेरिका साइड में देखने को मिलेगा, और एक स्कैवेंजर्स हैं, ईगल कोई भी वो स्कैवेंजर्स ही होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसाके वालू, एसाके वालू एके, जिसको कि रिसेंटली इलेक्टेड किया गया है प्राइम मिनिस्टर। अब आपको बताना है कि कौन से देश के प्रधानमंत्री के रूप में एसाके वालू को अपॉइंट किया गया है और इलेक्ट किया गया है। हाल ही में एसाके वालू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन है सामोआ, फिजी, टोंगा, वनुआतू। अगर आप ऑप्शन देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये जितनी भी कंट्री हैं ये क्या है, आइलैंड कंट्री है, बहुत छोटे छोटे कंट्री है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोंगा। टोंगा इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहां अर्थक्वेक आप देख सकते हैं, अर्थक्वेक वोल्केनो वगैरह जो है ऑफनली आते रहते हैं। ठीक। तो ये देखिए जो नुकू अलोफा है, नुकू अलोफा यहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है, चीफ पोर्ट भी है और कैपिटल भी है, किसका, टोंगा का। टोंगा का कैपिटल कहाँ है, नुकू अलोफा, लार्जेस्ट सिटी भी है और चीफ पोर्ट भी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एसाके वेलू हैं उनको 16 वोट मिला था, और जो इनके चिर प्रतिद्वंदी थे और यू कैन से राइवल जो थे विलियमी लाटू, उनको 8 वोट मिला था। तो इस तरह से टोंगा के प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट जो फरवरी में शपथ लेने वाले हैं, उनका क्या नाम है,
ऐसेका वालू, एसाके वालू एक के। अब देखिए ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये छोटा सा इमेज यहाँ पर, ये जो है टोंगा है। आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारा आइलैंड कंट्री है, ठीक है। इधर ही इसी साइड में रिंग ऑफ फायर का आप सुने होंगे। रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन है, उस पूरे रीजन में वोल्केनो और अर्थक्वेक जो है ऑफनली आते रहता है। तो टोंगा भी एक पार्ट है उसका। थोड़ा सा टोंगा के बारे में देख लेते हैं। तो टोंगा जो है वो क्या है, टोटल कितने कलेक्शन है आइलैंड का, 176। आप सोच सकते हैं 176 आइलैंड मिलकर टोंगा कंट्री का निर्माण करते हैं, जिसमें से 36 आइलैंड जो है वो इनहेबिटेड है इन द साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख पीपल। तो टोटल कितने पॉपुलेशन है, 1 लाख पीपल, यानी भारत का एक छोटा सा सिटी भी इससे ज्यादा पॉपुलेटेड है आज के डेट में, ठीक। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। वोल्केनो विच इरप्टेड इज नेम्ड द हुंगा टोंगा। हुंगा है मतलब जो जो वोल्केनो आया है उसका नाम दिया गया। वोल्केनो लाइज इन द वेरी एक्टिव सेस्मिक जोन, ठीक है, डब्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड लास्ट इरप्टेड इन 2015। तो वही मैं बता रहा था कि जो रिंग ऑफ फायर का ये एक पार्ट है, और यहाँ आपको वोल्केनो जो है फ्रिक्वेंट बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो एक एसाके वालू जो है अभी रिसेंटली फरवरी में शपथ लेंगे टोंगा के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। टोंगा का कैपिटल कहाँ है, नुकू अलोफा। और टोंगा का जो है टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1 लाख पीपल। टोटल कितने आइलैंड से मिलकर बना है, 176। इमेज के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि एक ओशिनिया का पार्ट आता है। आप ध्यान में रख सकते हैं कि ईस्टवर्ड साइड में है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर इथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर अंडर हुज चेयरमैनशिप। अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, इसका यूज जो है अभी इमर्ज कर रहा है। इसका जो मिसयूज कहिए, नॉट ओनली यूज, यूज के साथ साथ मिसयूज भी इमर्ज कर रहा है। और इसका कोई एक बाइंडिंग रूल नहीं है, एक कोई भी एक आप ऐसे समझ सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है जिससे कि इसके मिसयूज को कंट्रोल किया जा सके। तो वही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, जो बैंकर्स ऑफ बैंक है, वो क्या एक कमिटी कंस्टिट्यूट किया है इथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में स्टडी करने के लिए इन द फिनेंशियल सेक्टर। आपको बताना है कि किसके चेयरमैनशिप में ये कमिटी जो है गठित किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। ऑप्शन है पुष्पक भट्टाचार्य, अनंत कुमार, विनायक पटेल एंड संजीव मल्होत्रा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के चेयरमैनशिप में ये कमिटी जो है गठित किया गया। रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, जिसका नाम है फ्री एआई फ्रेमवर्क। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, फ्री एआई फ्रेमवर्क, ठीक है। 8 मेंबर कमिटी होगा और चेयरमैन कौन होंगे, डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। अब देखिए जब एआई का बात आ रहा है तो एआई जो है एक इथिक्स का क्वेश्चन बन जाता है, साथ में सोशल इश्यूज का भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। उसके साथ साथ आप साइंस से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आप लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 सेक्टर में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी वजह से आज हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेसिक ओवरव्यू लेने के लिए ये इमेज लिया है। तो चलिए देखते हैं, ये इमेज जो है फॉरम आईएस करके है, एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा डाला गया है नेट पे। चलिए देखते हैं क्या कैसे जो है रेगुलेट कर सकते हैं एआई को। देखिए जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट साइज है ना, वो डे बाय डे उसका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि जो 2022 में 136.55 बिलियन इसका वैल्यूएशन था यूएस डॉलर, एंड इज प्रोजेक्टेड टू expand at a compound annual growth CAGR of 37.3% from 2023 to 2030। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है CAGR। आप लोग ऑफनली देखते होंगे, जितने भी स्टूडेंट अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा हो या फिर अगर आप रिसर्च पार्ट में हैं
या फिर अगर किसी भी डेटा को अगर आप कंपेयर कीजिएगा ना 2 या 3 साल के रिस्पेक्ट में, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ ही हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, कोई भी ग्रोथ देखेंगे तो ये टर्म आपको हमेशा दिख रहा होगा, सी ए जी आर ऑफ 8%, सी ए जी आर ऑफ 2%। तो ये सी ए जी आर क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, कंपाउंडेड यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप जो सुने हैं वही चीज है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आपको ये बता रहा है कि 37% तक ये जो है 2030 में बढ़ जाएगा। अभी कितना है? 136.55 बिलियन डॉलर का। अब देखिए, अब जैसे जैसे ये एरिया जो है बूस्ट कर रहा है और यू कैन से कि मार्केट साइज जो बढ़ रहा है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए जो है रेगुलेट करना भी उतना ही जरूरत है। तो इसीलिए कॉल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ एआई हैज इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर देन एवर with the recent rise in case of misuse of AI like proliferation of deepfake। देखिए, proliferation of deepfake with the rapid advancement of AI and its potential impact on society, there is growing of consensus among expert for regulation of AI। अब देखिए, डीप फेक का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मतलब डीप फेक में बेसिकली क्या किया जाता है कि कोई एक ऑलरेडी वीडियो जो अपलोडेड है उसमें बस फेस चेंज कर दिया जाएगा और उसके जगह पे किसी लाइक किसी बड़े आदमी का यू कैन से या फिर किसी भी पर्सन का जो है फेस यूज करके उसका जो है मिसयूज कर किया जा सकता है, उसके पर्सनालिटी को डिफेम किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं, डीप फेक का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। अभी जो साउथ की एक एक्ट्रेस हैं मंदाना जी, उनका भी डीप फेक बना था, आप लोग देखे भी होंगे। तो इस तरह से यही नहीं, जो सारा तेंदुलकर है उनका भी डीप फेक देखे होंगे। तो डीप फेक जो है लार्ज स्केल पे यूज किया जा रहा है। तो इसी वजह से जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि एआई का रेगुलेशन बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं क्यों रेगुलेशन जरूरी है। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम हैव बीन शोन टू हैव हायर एरर रेट्स। जो फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम है ना, जो मशीन लर्निंग का यूज करके, डीप लर्निंग का यूज करके जो बनाया जा रहा है फेस को रिकॉग्नाइज करके पहचानने का, तो उसका जो एरर रेट है वो बहुत ही ज्यादा है फॉर फॉर वुमेन एंड पीपल विथ डार्कर स्किन टोन। जो जिनका जो स्किन टोन डार्कर है उनके केस में और वुमेन के केस में जो एरर है वो काफी ज्यादा है। तो एक ये चीज हो गया कि बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट है इसमें। दूसरा, कंसर्न अबाउट प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल, लॉसूट्स अगेंस्ट सिलिकॉन वैली जेंट्स फॉर डेटा एंड प्राइवेसी ब्रीच। लॉसूट्स हुआ है सिलिकॉन वैली जेंट्स, एक कोई कंपनी है जो सिलिकॉन वैली से ऑपरेट हो रहा है। तो उसका जो डेटा एंड प्राइवेसी ब्रीचिंग के लिए उसके खिलाफ लॉसूट्स हुआ है। तो वही है कि इसका जो मिसयूज है डेटा आपका जो है, उसको डेटा एंड प्राइवेसी जो है वो आपका ब्रीच हो सकता है। तो ये एक कंसर्न है। तीसरा है वल्नरेबल टू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अटैक। फॉर एग्जांपल, एडवर्सियल adversarial attack can manipulate AI model posing risk to autonomous vehicles और healthcare। तो वही चीज है कि इसका जो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ जाएगा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कैन गो बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस which raises concern of predictability and security। Challenges associated with deepfake like women safety, pornographic material, liar dividends and undesirable truth is dismissed as fake news। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं कि क्यों एआई को रेगुलेट करना जरूरी है। अब चैलेंजेस क्या है रेगुलेट करने में? रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मेक इट्स चैलेंजिंग फॉर रेगुलेटर्स टू कीप अप विथ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। हो क्या रहा है एक्चुअली, डे बाय डे जो है इसमें इन्भास्ट यू कैन से अपग्रेडेशन होते जा रहा है डे बाय डे। इसमें जो है अपग्रेडेशन होने की वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि रेगुलेट करें तो करें क्या। आज जो जिस पॉइंट का रेगुलेशन हो रहा है कल जो है उसमें नई चीजें ऐड हो जा रही है। उसके साथ है इंक्रीज इन कंप्लायंस कॉस्ट में पुश स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप आउट ऑफ द मार्केट। जो कंप्लायंस कॉस्ट है उससे होगा क्या कि जितने भी छोटे छोटे कंपनी है या फिर स्टार्टअप्स हैं वो मार्केट से compete नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी।
when AI system cause harm or make erroneous decision, ठीक है। डेवलपिंग कंसेंसस अमंग डिफरेंट कंट्रीज विथ varying इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स है बट यू कैन से कि इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर फॉर द ग्लोबल, यू कैन से कि ग्लोबल बेनिफिट्स, ठीक है। वे फॉरवर्ड में हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल एडॉप्शन ऑफ द बाइट बाइटचेली डिक्लेरेशन, ठीक है। इस्टेब्लिश कंप्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, foster international cooperation, invest in AI research and education, encourage industry self regulation। तो ये सारा पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। बेसिक चीज है, आप बेसिकली अगर ये समझे कि एआई का वे फॉरवर्ड में लिखना हो कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो देखिए टाइम के अकॉर्डिंग तो एडवांसमेंट नीड है। एआई जो है काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है चीजों को। आप सुने होंगे जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, उन्होंने भी बोला था कि जो गूगल का 25% वर्क है वो टेक ओवर कर लिया है एआई। तो आप सोच सकते हैं कि एआई का क्या रोल है और इसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा ब्रीचिंग का, क्योंकि अब डेटा इज द न्यू ऑयल, आप सुने ही होंगे, सारा काम डेटा से ही हो रहा है। तो डेटा का जो वैल्यू है ना वो बढ़ गया है, और डेटा ब्रीचिंग से होगा क्या, जो है आपके खिलाफ। अभी आप ऐसे सोचिए ना कि आपके यहाँ इतना सारा कॉल्स आता होगा जो फेक कस्टमर्स वगैरह का, वो डेटा कैसे उन लोगों तक पहुंच गया। अगर एक नॉर्मल थिंकिंग करें, इस छोटी सी सिंपल को उठाकर देखें कि आपने तो कभी किसी को नंबर बताया नहीं, फिर वो नंबर कैसे ये सारे मल्टीपल जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स कंपनी है उनके पास कैसे पहुंच गया। डेली आपके पास कॉल आता होगा। तो ये चीजें हैं कि आपके डेटा को सेल किया जा रहा है, और डेटा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि डेटा को ही फीड करके मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के हेल्प से मॉडल तैयार किया जाता है, जिसमें मॉडल को ये मेमोराइज कराया जाता है कि आपका जो पैटर्न क्या है, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, आपका बाइंग पैटर्न क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है रिकमेंडेशन सिस्टम के बेसिस पे आपको चीजें रिकमेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है और क्या रोल रोल रहा है। चलिए थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं, चूंकि आरबीआई का जिक्र हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई कंसेप्ट जो है सबसे पहले, आरबीआई कंसेप्ट, एक सेकेंड, देखिए आरबीआई कंसेप्ट वाज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रेटजी इन हिज बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये किसका बुक है? द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये अंबेडकर साहब का है। अंबेडकर साहब ने ही इसमें कॉन्सेप्ट दिया था जो है आरबीआई से रिलेटेड। तो वही है कि आरबीआई कंसेप्ट कहाँ से इंस्पायर्ड है? डॉक्टर अंबेडकर का बुक जो उन्होंने लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अब देखिए जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। एटलीस्ट आपको सीडी देशमुख का नाम पता होना चाहिए। 1926 में 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना जो रिकमेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई जो है किसके रिकमेंडेशन पे, कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे फॉर्म किया गया? तो ये है हिल्टन यंग कमीशन। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। कौन करता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, सिंस एट दैट टाइम वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। 1935 का जो एक्ट आता है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल इन कोलकाता। इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया जाता है, प्रीवियसली ओन्ड बाय प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। तो पहले जो है प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के द्वारा होल्ड किया जाता था, उसके बाद जो है 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आता है जो ये रिकमेंड करता है कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए।
1934 में आरबीआई एक्ट पास करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और 1935 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है कलकत्ता में। ठीक है, और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी कि देश को समर्पित कर दिया जाता है। इससे पहले जो है प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में था। ठीक है, अब देखिए आरबीआई जो स्टैब्लिश होता है 1 अप्रैल 1935 को, इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मेजर फीचर्स की अगर बात करें तो मॉनेटरी अथॉरिटी को देखता है, यानी कि फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर्स इन द मॉनेटरी पॉलिसी। डेवलपमेंटल रोल क्या है? परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पता ही है आपको, मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करता है। देखिए जब भी इन सब चीजों को पढ़िए ना तो थोड़ा रिलेट करके पढ़िए। जैसे देखिए मार्केट में सप्लाई और डिमांड, ये चीज को कौन बैलेंस करेगा? ये सब चीजों को बैलेंस करने का काम ही आरबीआई का है। देखिए अभी आप सुने होंगे बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे श्रीलंका का ही केस ले लें, वहां के जो रुपीज है उसका वैल्यू बहुत ही नल के बराबर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इतना मनी सप्लाई मार्केट में हो गया और जो करेंसी का इतना डिप्रेसिएशन हो गया, इस वजह से ये सिचुएशन हुआ श्रीलंका का। तो हम लोगों को भी समझना होगा इन सब चीजों को कि आखिर जो है आरबीआई जो है कैसे कंट्रोल करता है। ये सेपरेट इकोनॉमिक लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे जो है आरबीआई अगर भारत में मनी सप्लाई को या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या क्या इसके पास ऑफेंसेस है, टूल्स है, जिसके थ्रू ये जो है, आप सीआरआर, एसएलआर, ये सब का नाम सुने होंगे, रेपो रेट, तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब जो है आप समझ सकते हैं कि आरबीआई एज अ टूल यूज करता है मनी सप्लाई को, और जो मार्केट में जो सप्लाई या फिर डिमांड है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो यही हो गया। इशूअर ऑफ करेंसी भी है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, रिलेटेड फंक्शन। देखिए पेमेंट एंड सेटलमेंट से बहुत कुछ आप देखे होंगे कि अभी इस साल का जो न्यूज था कि इतना कुछ अमाउंट था, इतना अमाउंट जो है एज ए सरप्लस जनरेट किया है आरबीआई, और वो जो है गवर्नमेंट को ट्रांजेक्ट किया है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं कि ये सब जितने भी फंक्शन है ये आरबीआई के हैं। ठीक है, इन आरबीआई को बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि क्या परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्सो एक्ट एज देयर बैंकर। ठीक है, और बैंकर टू बैंक भी बोला जाता है क्योंकि मेंटेन बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर देखें तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर्ड 45 प्रगति मीटिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रगति? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बताना है आपको। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको डिजाइन कौन किया है प्रगति को। द सिस्टम हैज बीन डिजाइंड इन हाउस बाय पीएमओ टीम के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिका सेंटर, यानी एनआईसी के हेल्प से इसको डिजाइन किया गया। ये जो है 2015 में लॉन्च किया जाता है। आप देख सकते हैं इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। द प्रगति प्लेटफॉर्म यूनिकली बंडल्स थ्री लेटेस्ट टेक्नोलॉजी: डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। यानी कि ये तीन जो टेक्नोलॉजी है इससे लैस है प्रगति जो हमारा ऐप है। इट इज अ थ्री टायर सिस्टम: पीएमओ, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट। प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड अ मंथली प्रोग्राम where he will interact with government of India's secretaries and chief secretaries through video conferencing enabled by data and geoinformatica visuals। तो इस ऐप के थ्रू प्रधानमंत्री जो है मीटिंग अटेंड करते हैं, किसके किसके साथ? यूनियन गवर्नमेंट जो सेक्रेटरीज हैं और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं स्टेट के, उनके साथ। बेनिफिट क्या है? इट इज एम्ड एट एड्रेसिंग कॉमन मैन ग्रीवांसेस and simultaneously monitoring and reviewing important programs and projects of the government। ठीक है, एज वेल एज फ्लैग्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक रोबोस्ट सिस्टम है फॉर ब्रिंगिंग ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी।
ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की दिशा में ये एक रोबस्ट सिस्टम है विथ रियल टाइम प्रेजेंस एंड एक्सचेंज अमंग द की स्टेक होल्डर। इट प्रोमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है एज इट ब्रिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म द सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं भी रामा सुब्रमणियन, उनको जो है अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन एनएचआरसी का। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिस भी रामा सुब्रमणियन। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो एनएचआरसी है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एनएचआरसी के अकॉर्डिंग जो राइट है, ह्यूमन राइट, वो क्या है? ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल guaranteed by constitution or embodied in the international convention and enforceable by courts in India। ये अगर अभी कहीं आप आता है कि व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, तो वहां भी ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं बाय कोटिंग दैट NHRC, according to NHRC, human rights are rights relating to life, liberty, equality, dignity of individual guaranteed by court और constitution। ठीक है, जो NHRC है वो क्या है, एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। ठीक है, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहा है, तो आप देखते होंगे कि कहीं ह्यूमन राइट्स वायोलेट होता है तो तुरंत जो है मानव अधिकार वाला आयोग वाला जो होता है, या फिर महिला आयोग, या फिर बहुत तरह की आयोग होती है, वो जो है एक्टिवेट हो जाता है और डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है मैटर को। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1993 में, इन कन्फॉर्मिटी विथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लाइक सर्टिफाइड करने के लिए, या यू कैन से कि उसको कंफर्म करने के लिए, हम लोगों ने 1993 में एनएचआरसी का गठन करते हैं। किस एक्ट के तहत? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इंपॉर्टेंट है, पीएचआरए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसी तरह जैसे एनएचआरसी है, उसी तरह एसएचआरसी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये भी जो है पीएचआर एक्ट 1993 के तहत ही कंस्टिट्यूट हुआ है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर कौन करेगा? गवर्नर करेंगे, और रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ये ध्यान में रखना है कि एचएसआरसी का जो मेंबर अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करेंगे, लेकिन रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे। ह्यूमन राइट्स डे जो है 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका फंक्शन अगर देखें तो इन्वेस्टिगेट कंप्लेन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो उन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगा। सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ केसेस, सुओ मोटो ले सकता है खुद से, मतलब किसी भी केस को ये उठा सकता है। रिव्यू एंड रिकमेंड ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसको रिकमेंड कर सकता है जो भी इसको लगे कि नहीं ये चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। स्प्रेडिंग ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस, कंडक्ट स्टडीज, पब्लिश रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट इश्यूज। और क्या है? समन इंडिविजुअल, एग्जामिन विटनेस एंड रिसीव एविडेंसेस। किसी भी इंडिविजुअल को समन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है विटनेस को, और उसके साथ साथ एविडेंसेस जो है रिसीव कर सकता है। इंस्पेक्ट प्रिजन्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर कंडीशन आर ह्यूमन। किसी जेल में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये लाइक इंस्पेक्ट कर सकता है और इंश्योर करता है कि वहां जो है ह्यूमन कंडीशन दिया जाए, यानी कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या है? इंटरवेन इन कोर्ट प्रोसीडिंग रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। कोर्ट प्रोसीडिंग में भी ये इंटरवेन कर सकते हैं अगर वो कोर्ट प्रोसीडिंग ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। अब मेंबर ऑफ एनएचआरसी का बात करें तो 5 जो है फुल टाइम मेंबर है और 7 जो है डीम्ड मेंबर है। ठीक है, चेयरपर्सन जो होंगे वो कौन सा होंगे? रिटायर्ड सीजीआई या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। जो चेयरपर्सन है, एक सेकेंड इसको रिमूव ही कर लो। जो चेयरपर्सन है वो कौन होंगे? चेयरपर्सन जो होंगे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे या फिर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी जनरल।
टेन्योर कितना होता है, 3 ईयर या फिर 70 साल तक, जो भी पहले हो जाए। ध्यान दीजिएगा ये सारा पॉइंट, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। अब देखिए अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ऑल मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। 6 मेंबर का एक कमिटी होता है जो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। अब ये 6 मेंबर में कौन कौन है, तो पीएम है, स्पीकर है लोकसभा के, डिप्यूटी स्पीकर सॉरी डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, यूनियन होम मिनिस्टर, एलओपी ऑफ बोथ दी हाउसेस। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए एक तो पीएम हो गए, ठीक है, उसके बाद स्पीकर हो गया लोकसभा का, डिप्टी चेयरमैन हो गए राज्यसभा का, ये 3 लोग हो गए। इसके साथ साथ यूनियन होम मिनिस्टर एचएम, ठीक है। होम मिनिस्टर के बाद एलओपी जो होंगे दोनों हाउस के, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये 6 मेंबर का कमिटी होता है, ये 6 मेंबर का कमिटी होता है, ये जो है रिकमेंड करेगा एनएचआरसी के चेयरपर्सन का नाम प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगी, और जो टेन्यूर होता है मैक्सिमम 3 साल और 70 ईयर, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। अब देखिए जो ग्लोबल ग्लोबल अलाउंसेस ऑफ नेशनल ह्यूमन, ये सब तो हो गया। राइट इंस्टीट्यूशन, गनहरी स्टेटस जो है, गनहरी स्टेटस, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग एनएचआरसी को एक्रीडेट किया गया है ए स्टेटस सिंस 1999 से ही ए स्टेटस एक्रीडेट किया गया है गनहरी के द्वारा। रिटेन ए स्टेटस कब कब रिटेन किया गया है, 2006, 11 और 17 में, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ ए स्टेटस 2023 एंड 2024 में इसको जो है ए स्टेटस नहीं मिल पाया है। अब देखिए एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन उनका रिमूवल कैसे होगा, या फिर मेंबर का रिमूवल कैसे होगा। तो प्रेसिडेंट जो है रिमूव करेंगे चेयरमैन को और किसी भी मेंबर को। ग्राउंड क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो होपफुली एनएचआरसी के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। एनएचआरसी किस एक्ट से बना है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट पीएचआरए एक्ट 1993। एसएचआरसी भी उसी से बना है। एसएचआरसी में अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे। एनएचआरसी में अपॉइंटमेंट जो है 6 मेंबर बॉडी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन के साथ साथ एलओपी ऑफ बोथ दी हाउसेस, इतने लोग होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज इंस्टॉल्ड अ स्टेच्यू ऑफ विच मराठा वॉरियर ऑन द बैंक ऑफ पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक जो कि हमेशा विवादित में रहा है, चाइना के साथ विवाद रहता है हम लोगों का पेंगोंग लेक को लेकर। तो उसमें बताना है आपको कि हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के तट पर किस मराठा योद्धा की प्रतिमा की स्थापना की है। तो नाना फडणवीस, संभाजी, शिवाजी, राजा राजाराम, ठीक है। तो आंसर है शिवाजी महाराज का जो है प्रतिमा वहां पे स्थापित किया गया। बैंक ऑफ पेंगोंग लेक इन ईस्टर्न लद्दाख। थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ये जो अक्साई चीन वाला है, इस पे जो है चीन कब्जा कर लिया है। ये देखिए गलवान वैली जहाँ डिस्प्यूटेड एरिया है, तो अक्साई चीन कंट्रोल किया है इसको 1962 में, जो वार हुआ था इंडो चाइना वार, उसी समय से। लेकिन इंडिया जो है इसको अपना क्लेम करता है। सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें, तो ये भी कंट्रोल्ड बाय इंडिया, क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। ये अभी इंडिया कंट्रोल करता है, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि मेरा है। उसी तरह सक्सगाम वैली है, सॉरी सक्सगाम वैली, जो एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया। ये जो एरिया है सक्सगाम वैली का, ये पाकिस्तान जो है दे दिया है किसको, चाइना को, लेकिन इस पे कंट्रोल इंडिया अभी भी अपना बताता है, ठीक है। अब देखिए जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये वाला पार्ट तो कंट्रोल करता है पाकिस्तान, लेकिन इसको भी इंडिया जो है क्लेम करता है। ये एलओसी हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो है एलएसी हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी जो है हम लोग किसके साथ शेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ, और एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो है चाइना के साथ। फिर भी एलएसी और एलओसी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि एलओसी जो है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो पार्ट है, उसको भी हम लोग अपना मानते हैं। साथ ही इधर जो अक्साई चीन वाला पार्ट है, वो भी इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की जो टॉप
हॉर्न टाइप की जो शेप दिख रहा होगा, ये दोनों अभी भी हम लोग इंडिया के पार्ट मानते हैं। ठीक है। अब आइए कि जो ये पेंगोंग सॉल्ट लेक है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए ये जो लेक है ना, ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है ये पेंगोंग सॉल्ट लेक है, जिसको लेकर हमेशा विवाद होता है, और ये चाइना जो है इस पे भी कंट्रोल कर रहा है। चाइना के अकॉर्डिंग ये लेक जो है उसके अंडर है, लेकिन इंडिया जो है इस पे खुद का क्लेम करता है। तो आप देख लीजिए, अक्साई चीन भारत का है, लेकिन उस पे कब्जा चाइना का है। गिलगित बाल्टिस्तान पे पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन उस पे भी वो भी भारत का है। साथ ही सक्सगाम वैली जो पाकिस्तान तो इतना मतलब इसमें कंट्रोल करने की बजाय वो उसको चाइना को ही दे दिया है, अलग ही केस है उसका। सियाचिन ग्लेशियर जो कंट्रोल इंडिया करता है वो पाकिस्तान बोलता है मेरा है। तो ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है, आप देख सकते हैं ये एलओसी है और ये एलएसी है। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। अब देखते हैं जो करंट अफेयर से जो हम लोग देखे उससे रिलेटेड एक प्री का क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। ऑप्शन है द नेशनल व्हिच कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। आपको बताना है कि कितना इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका जो आंसर है ओनली वन है, और कौन सा है, एनएचआरसी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जैसे होता क्या है ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है, किसी आर्टिकल के तहत है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। जैसे जो आप चलिए देखकर बताइए कि जो एनसीबीसी है वो कौन सा अमेंडमेंट में जो है इसको जो है एनसीबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दर्जा दिया जाता है, यानी कि एनसीबीसी पे एक कमीशन का निर्माण कराया जाता है। तो ये आपको बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टेचुरी बॉडी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक्ट से जो बनता है वो स्टेचुरी बॉडी हो गया। जैसे कि एनएचआरसी हम लोग देखे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो बना था 1993 से, तो ये एक स्टेचुरी बॉडी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के तहत बना हो, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मेंस का जो क्वेश्चन है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू चेंज एवरी इंडस्ट्री बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स लिमिट। इन लाइट ऑफ दिस डिस्कस द बेनिफिट एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एआई इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो एआई है ये बहुत सारे मल्टीपल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने जा रहा है, और लेकिन इसके लिमिट्स को भी हम लोगों को समझना होगा। तो आपको बताना है कि इसका बेनिफिट और चैलेंजेस क्या है इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, यहीं पे हम लोग अपने आज के डिस्कशन को समाप्त करते हैं। अगर कंटेंट यूजफुल लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।